नमस्कार प्रिय बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रिय बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र के दूसरे अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, हम सभी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और क्योंकि यहाँ पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हित में फैसले लेती है, तो ऐसे देश में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर भी सरकार की अहम भूमिका होती है। स्वास्थ्य के ऊपर स्वास्थ्य से संबंधित सरकार की क्या भूमिका होती है, सरकार अपनी किस तरीके की भूमिका हमारे स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए निभाती है, उसी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के द्वारा एक लोकतांत्रिक देश में मुहैया कराई जानी चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका विषय पर। तो बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि भारत सरकार किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही है, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र। जो सेवाएं स्वास्थ्य के संदर्भ में उपलब्ध कराई जाती हैं, वो कितनी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती हैं। हाकिम शेख की कहानी से इसे हम जानेंगे। चूंकि यह पाठ स्वास्थ्य से संबंधित है, तो हम पहले पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है। प्रिय बच्चों, बहुत सामान्य सी बात है। आप अपने घरों में रहते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है या अचानक कहीं चोट लग जाती है, तो हमें सबसे पहले अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही, हम बीमारी से बचकर रहते हैं, किसी प्रकार की चोट ना लगे ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन सामान्य जीवन में कहीं ना कहीं हमें स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कभी ना कभी हमें इनकी जानकारी लेनी होती है और अपने सार्वजनिक जीवन में हम स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं का प्रयोग अक्सर करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी के लिए बहुत सामान्य हैं, जैसे स्वच्छ पानी पीना, स्वच्छ वातावरण में जीना, शुद्ध और पौष्टिक भोजन खाना। अगर यह सब कुछ दूषित होगा तो स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं हम बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा खुश रहना, चिंताग्रस्त ना रहना, चुस्ती के साथ सभी कार्य करना, ये भी कहीं ना कहीं अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण माने जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। इस विषय को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हमें स्वास्थ्य की देखभाल करना क्यों जरूरी है। बहुत आसान सी बात है, बहुत सामान्य बात है। बीमारी को रोकने और उसका इलाज करने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। अब अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए किस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस सर्विसेज या सेवाएं और इसके अतिरिक्त रक्त बैंक भी इसके दायरे में आते हैं। इन सभी सुविधाओं को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए। तो इन सभी सुविधाओं का प्रयोग या संचालन करने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य प्रोफेशनल डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली दवाइयां और जरूरी उपकरण, यानी जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी भी जरूरत होती है, ताकि मरीजों का और उन व्यक्तियों का सही से इलाज हो सके जिन्हें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सुविधाएं हमारे सरकार के पास हैं तो किस तरीके से वो हमें उपलब्ध करा सकती है। प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम भारत में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ेंगे, जिनसे हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पहलू समझ पाएंगे।
प्रिय बच्चों, जब हम किसी सेवा की बात करते हैं या किसी घटना की बात करते हैं तो अक्सर उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं और कुछ नकारात्मक पहलू भी। जब बात चली है स्वास्थ्य सेवाओं की तो हमारे देश में भी इनके कुछ सकारात्मक पहलू हैं और कुछ नकारात्मक पहलू। भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, परंतु अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत में मेडिकल कॉलेज बहुत संख्या में हैं और इसके साथ साथ बहुत दुख की बात भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, जबकि आप सभी जानते हैं कि भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इसी कारण से ग्रामीण लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो देखने के लिए कोई डॉक्टर होता है, ना ही दवाइयाँ और उपकरण उपलब्ध होते हैं। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो हर वर्ष लगभग 1500 डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं और अस्पतालों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। पहले का कुछ डाटा है जो 1950 में 2717 अस्पताल थे, फिर 2000 में इनकी संख्या बढ़कर 18,218 हो गई और अब तो 20 साल हो गए हैं और कई और लाखों अस्पतालों का निर्माण हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद 5 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी से मर जाते हैं। तो नकारात्मक बात क्या निकल कर आई? यही कि इन सारे अस्पतालों का फायदा तभी हो सकता है जब इनका वितरण शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर हो। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सा पर्यटक आते हैं, जिनसे सरकार को टैक्स की प्राप्ति होती है। टैक्स समझते हैं आप? कर। अब आप पूछेंगे कि चिकित्सा पर्यटक क्या होता है? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पर्यटक कौन होता है। पर्यटक वह व्यक्ति होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करने के लिए जाता है। बिल्कुल वैसे ही चिकित्सा पर्यटक होते हैं जो एक देश के वासी अगर अपने देश से किसी दूसरे देश में अपना इलाज कराने के लिए या किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं तो वहां उन्हें चिकित्सा पर्यटक कहा जाता है। परंतु दूसरी और सबसे जानने योग्य बात यह है कि इस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं अपने देश की कुछ कमियों पर भी निर्भर करती हैं, जैसे स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता का ना होना। अगर हम अपने देश की ही बात करें तो हमारे यहाँ 21% बीमारियां संक्रमित पानी पीने से फैलती हैं। संक्रमित पानी का क्या अर्थ है ये आप सभी जानते हैं। हमें पानी ऐसा पीना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह ना हो, लेकिन देखिए सरकार कई बार इस तरफ ध्यान नहीं देती। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने का फायदा तभी है अगर उससे पहले ही व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए सेवाएं प्रदान कर दी जाएं। अब एक और तथ्य को देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इलाज की नई तकनीकें और विधियां हमको मिली हैं और हमारा देश पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है दवाइयों के उत्पादन में। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के आधे से ज्यादा बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पाता। सामान्यतः इन्हें कुपोषण का शिकार बच्चे कहा जाता है, जिसकी वजह से ये बच्चे बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। हमारा देश उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने में कितना समर्थ रहा है, आइए इस विषय में पढ़ते हैं। जहां तक मेरा मानना है, हमारा देश इस मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों जैसा कि हमने तथ्यों से पढ़ा, इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी भारी संख्या में लोग बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कमियों को कम करने के लिए हमारी सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं।
जब बात सरकार की आती है तो हमें यह देखना होता है कि सरकार किस तरीके की सेवाएं मुहैया कराती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इतनी सब सुविधाएं होने के बाद भी लोगों तक सुख सुविधा पहुंच रही है या नहीं? इसकी कई वजह हैं, जिनमें सबसे पहली है जिम्मेदारी की कमी। शहरों में तो डॉक्टर हैं, सब शहरों में पैसा कमाने की चाह से रहते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेता है तो उसका पहला सपना होता है किसी बड़े शहर में जाकर बस जाना। और जब सभी का यही सपना हो जाता है तो गांव के अस्पताल फिर खाली हो जाते हैं। फिर समस्या ये आ जाती है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज कौन करेगा। यह समस्या सरकार के सामने अक्सर आती है। दूसरी चर्चा अगर करें तो वो है भ्रष्टाचार। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो स्तर की सरकारें हैं। जो भी पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है वो कहीं ना कहीं बीच में आने वाले अफसरों, नेताओं द्वारा अपने हितों के लिए प्रयोग कर लिया जाता है और इस तरीके के भ्रष्टाचार की वजह से आम जनता कहीं ना कहीं इन सुविधाओं से एक बार फिर वंचित हो जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, जिसे आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, वह है जनसंख्या विस्फोट। आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इतनी अधिक जनसंख्या को जन सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। मुश्किल आ जाती है जब बात जन सुविधाएं इतनी बड़ी जनसंख्या को उपलब्ध कराने की होती। तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जिनकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं आम जन तक नहीं पहुंच पाती। इससे बच्चों हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे देश के पास सब कुछ है, पैसा भी है, ज्ञान भी है, अनुभवी लोग भी हैं और जहां तक मेरा मानना है संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। फिर भी सभी लोगों को जन सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसे हम जानेंगे पाठ में दी गई हाकिम शेख की कहानी को। आइए पढ़ते हैं हाकिम शेख की कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि किस तरीके से सरकार अपनी भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध कराती है। हाकिम शेख पश्चिम बंगाल के PVKMS संगठन पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का सदस्य था। 1992 में वह अचानक से चलती ट्रेन से गिर जाता है और उसको सिर पर चोट लग जाती है। अब वह अपना इलाज करवाने के लिए कोलकाता के सरकारी अस्पताल में जाता है। अब वहां क्या होता है देखिए। सरकारी अस्पताल वाले उसका इलाज करने से मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि उसके पास खाली बिस्तर नहीं था। आपको पता है, सभी को पता है कि अस्पताल में अगर बेड उपलब्ध ना हो, अगर बिस्तर उपलब्ध ना हो तो अक्सर अस्पताल जो है ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को एडमिट करने से मना कर देता है, दाखिल करने से मना करता है। ठीक है, फिर वह दूसरे अस्पताल जाते हैं, वहां भी उसे मना कर दिया जाता है। यहाँ क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनके पास सभी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है और यहाँ तक कि अनुभवी डॉक्टर का भी अभाव था। इसी तरह उसने 14 घंटे बिता दिए। 8 सरकारी अस्पतालों द्वारा मना करने के बाद अंत में थक हार कर हाकिम शेख एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जहां उन्हें काफी खर्चा करना पड़ता है और वह ठीक हो जाते हैं। लेकिन वह सरकारी अस्पतालों के रवैये से बहुत नाखुश हैं और हों भी क्यों ना। एक व्यक्ति जो एक स्वतंत्र भारत में रह रहा है और सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी उसे अपने खर्चे पर जबरदस्ती निजी अस्पताल में जाने को मजबूर होता पड़ता है, तो इस वजह से गुस्सा जायज है। वह इसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करता है।
अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि वह कैसे या किस आधार पर केस दर्ज करता है। तो बच्चों, यह हमारा अधिकार है। संविधान हमें अधिकार प्रदान करता है। सरकार द्वारा चुनी जाने वाली सरकार का ये फर्ज बनता है कि वह आम जनता को जन सुविधाएं उपलब्ध कराए। हम सरकार को कई रूपों में कर देते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि आम जनता से सरकार जो है वो कर वसूलती है, और ये कर इसीलिए लिया जाता है ताकि कई प्रकार की जन सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई जा सकें। प्रिय बच्चों, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी या सरकार ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, चाहे जो भी कारण रहे हों, जिसके कारण हाकिम शेख को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। अगर हाकिम शेख को किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल कर लिया जाता तो जो अतिरिक्त पैसा उसने एक निजी अस्पताल को दिया है उससे वह बच सकता था। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम सरकार को कर क्यों देते हैं। बहुत साधारण सा उत्तर है बच्चों, हम सरकार को कर इसलिए देते हैं ताकि उसके बदले में सरकार हमें सुख सुविधाएं उपलब्ध कराए, जनता के हित में, जैसे पुलिस सेवाएं, न्याय प्रणाली, रोड बनाने का कार्य इत्यादि। क्योंकि जनता में सभी सुविधाएं खुद के लिए नहीं बना सकती, इसलिए जनता कर के रूप में कुछ अनुदान सरकार को देती है, जिससे फिर सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि वह यह सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराए। कर से विकास कार्यक्रमों को भी पूरा किया जाता है, जैसे पुल बनाना, पार्क बनाना, सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करना। यह सब जनता के हित में किए जाते हैं। इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जनता हर रूप में सरकार को कर प्रदान करती है। शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, रोजगार उपलब्ध कराना, समाज का भला करना आदि सेवाएं कर के द्वारा ही सरकार हमें प्रदान करती है। इस पहलू को अगर सिक्के के दो पहलुओं से समझा जाए तो गलत नहीं होगा। सिक्के के अगर एक पहलू पर हम चर्चा करें तो जो कर हम सरकार को देते हैं उसी कर से पलटकर सरकार हमें जो है जन सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसलिए बच्चों, सरकार को जो हमारी तरफ बनता है वह कर देना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं दो भागों में बांटी हुई हैं। पहली है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। पहले हम जानेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं वो सभी सार्वजनिक सेवाएं कहलाते हैं, और अक्सर हम ये देखते हैं कि इन सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में खर्चा कम आता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो केंद्र हैं जो सरकार द्वारा जनता को उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद जिला स्तर पर अस्पताल होते हैं और उसके बाद राज्य स्तर पर भी सरकार द्वारा मुहैया कराई गई स्वास्थ्य केंद्रों की एक श्रृंखला है। बच्चों, आपने पढ़ा और आप समझे कि इन सभी सेवाओं के साथ सार्वजनिक शब्द क्यों लगाया जाता है? बहुत आसान है। सार्वजनिक शब्द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये सेवाएं देश की आम जनता के लिए होती हैं, आम नागरिकों के लिए होती हैं, ताकि देश का हर नागरिक इसका लाभ उठा सके। और इसकी दूसरी वजह ये भी होती है कि इन सभी सेवाओं के लिए जनता कर के रूप में सरकार को अनुदान भी देती है। और तीसरी बात, इन सभी केंद्रों पर, इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज जो है या तो कम कीमत पर होता है या फिर मुफ्त में होता है। तो हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जनता के भले के लिए काम करती हैं।
अब आप समझे कि हाकिम शेख सरकारी अस्पताल से इलाज क्यों करवाना चाहता था और उसने ऐसा ना होने पर केस क्यों दर्ज किया। अब आप सोच रहे होंगे और अवश्य सोच रहे होंगे कि कोर्ट ने उस स्थिति में क्या फैसला दिया है। कोर्ट आप जानते हैं, जहां पर हाकिम शेख ने अपना मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद मुकदमे की पैरवी हुई और फिर क्या फैसला आया हाकिम शेख ने जो केस किया था। बच्चों, यह बात याद रखने वाली है कि कोर्ट फैसला संविधान के आधार पर देती है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि सरकार का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह जनता का भला सोचे। भला शब्द यहाँ इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता के हित में फैसले देना उसका कर्तव्य है और हमारे संविधान ने सरकार को ये निर्देश दिया है कि सरकार नागरिकों को जीने के अधिकार की सुरक्षा उपलब्ध कराए। जीने के अधिकार का अर्थ आप जानते हैं, उसका अर्थ है कि हम एक स्वस्थ और सुरक्षित जिंदगी एक लोकतांत्रिक देश में जी सकें। तो सरकारी अस्पताल को उसका इलाज करना चाहिए था हाकिम शेख का, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उसे सारा खर्चा हुआ धन, यानी वो पैसा जो हाकिम शेख ने निजी अस्पताल को दिया, वो सारा जो है उसको वापस दिलाए, जितना उसका इलाज खर्च करने में हुआ था। इसी तरह हम जानेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। वे सेवाएं या स्वास्थ्य से संबंधित हमारी जानकारियां जो हमें स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों जो नागरिक निजी स्तर पर प्रदान करते हैं। यहाँ मैंने सलाह शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि निजी अस्पतालों में कभी-कभी अगर डॉक्टर दवाई ना भी दे तो सिर्फ आपको स्वास्थ्य सलाह देने की भी वो फीस लेता है। तभी यहाँ पर मैंने सेवा के साथ सलाह शब्द जो है वो प्रयोग किया। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में RMP आपने सुना होगा कि इस तरह के डॉक्टर होते हैं जो पंजीकृत चिकित्सक होते हैं, और शहरी क्षेत्रों में अधिक संख्या में डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक चलाते हैं, प्रयोगशालाएं चलाते हैं और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे दवाइयों की दुकान, जिसे आप केमिस्ट शॉप के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, अगर हम तुलना करें तो मरीजों को सार्वजनिक सेवाओं के मुकाबले निजी सेवाओं में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। वहीं सरकारी अस्पतालों में ज्यादा समय लगता है, जबकि निजी अस्पतालों में इलाज तेज गति से हो जाता है। तो प्रिय बच्चों, आपको समझ आया कि किस तरह से फर्क है देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में। अब आइए हम केरल की एक परिस्थिति से एक नई स्थिति के बारे में जानते हैं। यहाँ हम केरल के उदाहरण से समझेंगे कि कैसे सरकार सुधार ला सकती है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में। सन 1996 में केरल सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे 40% बजट का पंचायत को दिया जाएगा। इसी के साथ गांव को छूट दे दी गई कि वे पानी की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, महिलाओं का विकास और शिक्षा में पैसे का उपयोग अपने हिसाब से कर सके। इन्हीं सब कारणों से स्थिति में सुधार आया और निचले स्तर में विकास हुआ। तो इससे हम यह समझेंगे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को निम्न स्तर से बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को उसके नींव से ठीक करना शुरू करते हैं तो ऊपर तक वो सभी ठीक होती चली जाती है। इसे कोस्टारिका दृष्टिकोण कहते हैं। कोस्टारिका अमेरिका में स्थित एक देश है
जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए जाना जाता है, यानी सबसे ज्यादा स्वस्थ लोगों की जनसंख्या इसी देश में है। उन्होंने सेना नहीं रखने का निर्णय लिया। इससे क्या हुआ? सेना पर खर्च होने वाला धन देश की जो आधारभूत जरूरतें थी, आधारभूत जरूरतें यानी मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अतिरिक्त देश की स्वास्थ्य सेवाएं, इस देश ने अपना धन जो था वो सैन्य की तरफ कम खर्च करके मूलभूत और आधारभूत सेवाओं की तरफ खर्च किया। स्वास्थ्य की शिक्षा का ज्ञान दिया गया और सभी स्तरों पर इसके महत्व को समझाया गया। इसकी वजह से वहां पर स्वस्थ लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो प्यारे बच्चों, हमारी सरकार को भी कुछ इसी तरह के कदम उठाने चाहिए और नियम बनाने चाहिए कि जनता बीमार पड़े ही ना, और अगर परिस्थितियां विपरीत हों और किसी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़े तो जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अहर्निश दिन रात इन लोगों को उपलब्ध हो सकें, ताकि जनता की जेबें निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर खाली ना हो। तो प्रिय बच्चों, आपने समझा कि किस तरीके से देश में स्वास्थ्य की अहम भूमिका है, लोगों की जिंदगी में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या भूमिका है, किसी देश के लिए स्वास्थ्य सेवाएं चाहे वो निजी हो चाहे सार्वजनिक, उनका क्या अहम महत्व होता है। आइए इन सभी को थोड़ा परिभाषिक रूप देकर और अधिक समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे जीने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। प्रिय बच्चों, हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार का वर्णन किया गया है। शिक्षा का अधिकार क्या होता है और इसे किस अनुच्छेद में दिया गया है। प्रिय बच्चों, बाल्यकाल में यानी 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना शिक्षा का अधिकार है और हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। बहुत एक सामान्य सा प्रश्न इस पाठ से आपको यह भी पता चला कि सरकार का चुनाव किसी लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, कितने वर्ष के लिए किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में सरकार का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। एक बहुत अहम बात हमने बीच में पढ़ी कि कर क्या होता है, जिसे आप टैक्स के नाम से जानते हैं। ये बच्चों, कर अथवा टैक्स वह पैसा है जो हम सरकार को अनुदान के रूप में देते हैं ताकि सरकार हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके। अगर हम बात करें कुछ सही कथनों की, तो आइए समझते हैं पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं को गलत और सही के माध्यम से। प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनिए। भाग 1, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। सही है या गलत? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को निजी और सार्वजनिक सेवाओं के रूप में बांटा गया है। कर देना सरकार का अधिकार है। आपने पंक्ति को ध्यान से सुना, कर देना सरकार का अधिकार है। नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि कर देना आम जनता का अधिकार है। निजी अस्पतालों पर सरकार का अधिकार होता है। बताइए, आपने बीच में पढ़ा है कि निजी अस्पतालों पर क्या सरकार का अधिकार होता है? बिल्कुल नहीं। निजी अस्पतालों में सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती। एक बहुत आसान सा प्रश्न कि सरकारी अस्पतालों में ज्यादा खर्चा होता है? बिल्कुल नहीं। सरकारी अस्पतालों में या तो इलाज मुफ्त किया जाता है या बहुत कम खर्च पर किया जाता है। आखिरी प्रश्न,
आपने केरल के संदर्भ में पाठ के मध्य में पढ़ा। केरल सरकार ने पंचायत को 40% बजट स्वयं अपनी इच्छा से खर्च करने के लिए दिया। बच्चों, क्या सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है। केरल सरकार ने 40% बजट पंचायत को इसलिए दिया ताकि वह अपने अनुसार लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध करा सके। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के माध्यम से मुझे लगता है आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्रिय बच्चों, अब आप समझे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सरकार की स्वास्थ्य में क्या भूमिका होती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। दोनों क्षेत्रों में सरकार अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। और लोकतांत्रिक देशों में, भारत जैसे देशों में आम जनता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं सर्वोपरि होता है। इस पाठ में हमने हाकिम शेख की कहानी के माध्यम से जाना कि सरकार कितनी अहम भूमिका निभाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ समझ में आई होंगी और आप अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।